दोस्तों बात करें दुनिया में सबसे बड़ी स्मार्टफोन की कंपनी कौन सी है। हम अक्सर सैमसंग, एप्पल इन सब के बारे में बात करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ एंड्रॉइड कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा मतलब आप समझे कि एंड्रॉइड की दुनिया के अंदर नंबर 1 पे कौन सी कंपनी है, नंबर 2, नंबर 3 पे कौन सी। और सिर्फ इंडिया की बात नहीं होने वाली, हम यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की बात करने वाले। बेसिकली एंड्रॉइड ने जो मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है वो मार्केट में 80% कर रखा है। और कौन सी कंपनी फर्स्ट आती है, लास्ट आती है, वीडियो में आप एंड तक बने रहना। तो देखो ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ना, इसके अंदर जो डेटा ये लिया है एपब्रेन से, जिसने कैलकुलेट किया था कि एंड्रॉइड फोन जो मार्केट में अवेलेबल है वो सबसे ज्यादा कौन सी कंपनी की है और फिर इसके अंदर क्या आता है। और रिजल्ट्स काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि देखा तो यहाँ पे जो नंबर 1 कंपनी ग्लोबली है ना वो है सैमसंग। यानी कि सैमसंग ने 34.6% मार्केट ले रखा है। और इसकी इतनी बड़ी सक्सेस का रीजन ये कि इनकी जो प्रेजेंस है वो लगभग दुनिया के हर एक देश में। जैसे की बात करें ये लोग कोरिया के अंदर भी अवेलेबल है, यहां तक की बात करें यूएसए के अंदर भी फोन बेचते हैं, इंडिया में बेचते हैं और दुनिया भर में कई सालों से फोन बेच रहे हैं, इसलिए इनकी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इनके अंदर जो मेन बेनिफिट आया था वो आया था 2019 से, जब ये लोग अपना One UI लाए, S10 सीरीज को इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद M सीरीज को लेके आए थे इंडिया के अंदर, फिर अगले साल F सीरीज को लाए और अपडेट्स के ऊपर काम करना चालू करा। और 2019 के बाद जो सैमसंग में पूरा चेंज आया ना, उसके बाद से सैमसंग ने धीरे धीरे बहुत बड़ा मार्केट शेयर यहाँ पे ले लिया और इसीलिए वो शायद नंबर 1 कंपनी बन के बैठे हुए हैं, क्योंकि काफी पुरानी अवेलेबिलिटी हर जगह और यूएस वाले मार्केट में भी एप्पल को टक्कर दे रहे हैं। तो हाँ, इस तरीके से सैमसंग देखा तो एंड्रॉइड के अंदर टॉप पे आती है। लेकिन जब हम आते हैं इसके सेकंड ऑप्शन पे तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग है और वो है Xiaomi, क्योंकि Xiaomi का मार्केट शेयर देखा जाए तो उसके आधे से भी कम हो जाता है, यानी कि 14.3%। अब देखो इसके पीछे के कुछ रीजन है कि इंडिया में अगर पिछले 5 साल से देखो तो 5 साल से लगातार जो Xiaomi वो सबसे ज्यादा फोन इंडिया में बेच रहा है। यहाँ की पॉपुलेशन भी ज्यादा थी, ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरनेट से जुड़े, लोगों को मोबाइल फोन चाहिए थे, जियो का रिवोल्यूशन आया, काफी सारी चीजें, और वहां पे Xiaomi और Redmi ने इनका खूब ज्यादा फायदा उठाया। ऊपर से बात की जाए इन्हें बेनिफिट मिला चाइना के अंदर, क्योंकि चाइना में देखा तो सैमसंग की प्रेजेंस ना के बराबर है और इसका फायदा यहाँ पे Xiaomi ने उठाया। यहाँ तक कि जब Huawei भी खत्म हो रही थी ना, तब भी वहां पे Xiaomi ने एक से एक प्रीमियम फोन ला के वहां पे मार्केट जमाया। और आप खुद देख सकते हैं कि जहां लाइका पहले Huawei के साथ पार्टनरशिप करती थी, आज के समय में Xiaomi के साथ है। लेकिन बात यह कि Xiaomi के साथ इंडिया में छोटी सी प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ पे से वो सस्ते और बजट डिवाइस तक की फोकस कर पाए, महंगे प्रीमियम बनाने की कोशिश करी, लेकिन उतनी सफलता उन्हें देखने को नहीं मिली। और देखा जाए तो उन्होंने यूएस वाले मार्केट के अंदर भी घुसने की कोशिश करी, लेकिन चाइना यूएस के बीच में जो टेंशन रहता है उस कारण से Xiaomi के फोन ऑफिशियली यूएस में अभी भी नहीं मिलते, लेकिन यूरोप वगैरह के अंदर इसके फोन यहाँ पे पॉपुलराइज हुए हैं और इन सब के कारण की बजट बनाते हैं, अफोर्डेबल बनाते हैं, इसलिए ये लोग सेकंड पोजीशन यहाँ पे अचीव कर पाए हैं। लेकिन अब बात करें थर्ड पोजीशन पर एक ऐसी कंपनी है जिसने यहाँ मार्केट में काफी अच्छा काम किया और वो है ओप्पो। यहाँ पे अब पहली बात तो है कि ओप्पो एक ऐसी चाइनीज कंपनी जिसकी यूएस मार्केट में प्रेजेंस है। पता है क्यों? क्योंकि ओप्पो और वन प्लस अब एक साथ गिनी जाती है और वन प्लस का फोन यूएस वाले मार्केट के अंदर भी बिकता है। लेकिन मेन बात क्या है तो ओप्पो का जो मेन हथियार है वो तो चाइना है। चाइना में फोन्स काफी सारे निकाल के उन्होंने बेचे, इवन यूरोपियन मार्केट के अंदर बेचे। और इंडिया में बात करें तो वन प्लस की हेल्प लेके उन्होंने काफी ज्यादा फोन्स यहाँ पे निकाले और काफी सारे लोग यहाँ पे उनके फोन्स यूज करते हैं, खास तौर पे जब से वो नोट सीरीज वगैरह को लेके आए थे। और ग्लोबल लेवल पे जो ओप्पो ने प्रेजेंस बना रखी है ना, वो थोड़ी ज्यादा बना रखी है कि लगभग काफी सारी कंट्रीज को वो लोग ज्यादा से ज्यादा कवर कर सके। और शायद ये कुछ चीजें ओप्पो के साथ यहाँ पे चल गई। खैर इसलिए देखा तो ओप्पो यहाँ पे आती है। लेकिन इसके बाद जो कंपनी है वो है वीवो। वीवो है यहाँ पे 9.8% के साथ। लेकिन पता है वीवो के साथ एक बात क्या है, वीवो अभी भी हर जगह अवेलेबल नहीं, लिमिटेड है। जैसे की बात करें पहले चाइना में थी, फिर इंडिया में आई, फिर यूरोप में कुछ जगह मिलती है, अभी भी देखा तो ग्लोबली हर जगह नहीं है। लेकिन जहां जहां वो लोग गए वहां पे उन्होंने अच्छा काम किया। जिसकी बात करें प्रीमियम डिवाइसेस तो निकाले उन्होंने, लुक एंड फील पर काम किया, ऑफलाइन पे ज्यादा फोकस किया। शायद ऑफलाइन में शायद इसीलिए वीवो यहाँ पे इंडिया में ज्यादा बिकता है। लेकिन बात की जाए तो वीवो के अंदर हम आईकू को भी गिनते हैं और आईकू देखा तो अभी भी ग्लोबल ब्रांड ही बन पाए। मतलब चाइना से उसने शुरुआत करी थी, उसके बाद इंडिया में बिका, अब जाके वो मलेशिया के अंदर बिक रहा है। इसके अलावा देखा है तो जैसे जैसे वीवो और आईकू अलग अलग देशों में एक्सपेंड करेंगे तो हो सकता है ओप्पो से भी आगे निकलो, Xiaomi को भी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़े, क्योंकि ग्लोबल प्रेजेंस करने में टाइम लगता है कंपनीज को। और इसके बाद देखा जाए तो एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करना चाहूंगा जो सिर्फ चाइना के दम पे इस लिस्ट के अंदर है और वो है Huawei। Huawei के पास तो 6.7% का शेयर है। लेकिन बात यह तो Huawei के पास सबसे बड़ा हथियार ये था कि जब यूएस वालों ने बैन लगाया तो दुनिया भर में काफी जगह फोन अपने नहीं बेच पाए, इसलिए उन्होंने चाइनीज मार्केट के अंदर फोकस किया। उन्होंने अपनी ऑनर डिवीजन को भी बेच दिया और वो भी देखा तो चाइनीज कंपनी ही आज के समय में। लेकिन जो Huawei है वो अपने इनोवेशन, नई नई चीजों के कारण और खास तौर पर सिर्फ चाइनीज मार्केट में जब उन्होंने दोबारा से अपनी पकड़ बनाई है उस कारण से वो बिक रहे हैं। शायद वहां पे ऐसा रीजन बन गया कि चाइना के लोग हैं तो चाइनीज कंपनियां खरीदेंगे, तो इसलिए Huawei वहां पे चल गया। लेकिन ये है
लेकिन बात किया तो Huawei की ग्लोबल प्रेजेंस देखा जाए तो 2019 के बाद से बिल्कुल थम सी गई है। कुछ देशों में मिलता है, लेकिन इतना ज्यादा जो ट्रस्ट जो उसके ऊपर लोग पहले किया करते थे वो अब वो लोग गवा चुके। और इंडिया में देखा तो Huawei ऑनर की प्रेजेंस बिल्कुल ना के बराबर है। और इसके बाद जो कंपनी है वो है Realme के पास 4.2% का शेयर है और इसमें से जो मेजोरिटी शेयर है वो इंडिया से आता है। इंडिया में टॉप 5 कंपनीज के अंदर आते हैं, ऑफलाइन के अंदर अच्छा करते हैं, काफी सारे फोन्स निकालते हैं। नार्जो सीरीज इनकी पॉपुलर है। इसके साथ ही चाइना में भी इन्होंने अपने प्रीमियम फोन्स वगैरह निकाल के बेचे और यूरोप के अंदर भी धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहे हैं। यानी कि कंपनी सही है, हर जगह जगह एक्सपेंड कर रही है, लेकिन हर देश के अंदर अभी भी अपनी उतनी अच्छी पकड़ नहीं बना पाई। जो मेजोरिटी फोन सोल्ड कर रहे हैं वो आज के समय में इंडिया के अंदर कर रहे हैं, फिर चाइना, फिर दूसरे देशों का नंबर आता है। और बात की जाए तो Realme ने बजट फोन, मिड रेंज फोन निकाल के काफी अच्छा काम किया, लेकिन अभी के समय में Realme जब प्रीमियम के ऊपर भाग रही है तो उन्हें प्रीमियम फोन बेचने में यहाँ थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो ये भी एक चीज है यहाँ पे। और इसी के साथ ही यहाँ पे बारी आती है मोटोरोला की 3.7% के साथ। मोटोरोला देखा जाए तो सबसे ज्यादा फोन पता है कहाँ बेच रही है? यहाँ पे सिर्फ 3 कंट्रीज है, चाइना, इंडिया और यूएसए। यूएसए में इसलिए क्योंकि यूएसए में जब से LG गायब हुई है ना, वहां पे यूएसए में मोटोरोला ने अपना मार्केट शेयर दबा रखा है और वहां पे देखा है तो OnePlus से ज्यादा मोटोरोला अपने फोन बेच रहा है यूएसए के अंदर। हालांकि मोटोरोला एक चाइनीज कंपनी, क्योंकि इस कंपनी को गूगल ने बेच दिया था लेनोवो को, और लेनोवो एक चाइनीज कंपनी है। इस कारण से मोटोरोला ब्रांड के अंदर लेनोवो अपने फोन निकालती है, चाइनीज मार्केट के अंदर निकालते हैं, और इसीलिए देखा तो ग्लोबली उन्होंने अपनी जगह बना ली है। लेकिन स्पेशली इंडिया में अपने जो पैर होते हैं वो यहाँ पे इतने ज्यादा नहीं जमा पाए अभी। और ऐसी बात करें तो सिर्फ यूएस मार्केट के अंदर ही तो देखा तो यूएस मार्केट में यहाँ पे एक Amazon भी है, क्योंकि Amazon अपनी वेबसाइट के थ्रू अपने फोन से बेचता है। और वहीं बात करें तो यहाँ पे इन्फिनिक्स दोनों के पास 1.8% का शेयर है। लेकिन पता है इन लोगों ने अपनी पहचान यहाँ कैसे बना रखी है? वो इसलिए बना रखी है क्योंकि बात यह कि यहाँ पे जो दोनों कंपनीज है ना, ये कंपनी चाइनीज होकर भी सबसे ज्यादा फोन बेच रही है अफ्रीकन मार्केट में। अफ्रीकन मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और बहुत सारे फोन से लोग यहाँ पे निकालते हैं और बहुत सारे फोन से लोग बेच लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर अफोर्डेबिलिटी वाला एक फैक्टर यहाँ पर होता है। और बात किया तो यही एक रीजन है कि इतनी सक्सेस वहां पे मिल गई कि वहां पे लोग अपने फ्लैगशिप फोन्स भी लॉन्च कर रहे हैं। मतलब कर्व एमोलेड स्क्रीन आपको देखने को मिल रही है, गिम्बल कैमरा है, 108 MP, पता नहीं क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन देखा है तो इंडिया और बाकी कंट्रीज के अंदर अभी भी काफी ज्यादा लैग करते हैं। मतलब इंडिया में बजट फोन वगैरह तो लोग बेच लेते हैं, लेकिन आप खुद सोचो कि अगर इन्फिनिक्स जैसी कंपनी इंडिया में अगर अपने प्रीमियम फ्लैगशिप फोन लिया 50,000 का, तो लोग उसे लेंगे कि नहीं लेंगे? ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। खैर देखा जाए तो ग्लोबल लेवल पे ये कहानी चल रही है। हमने पता लगा कि सैमसंग नंबर 1 पर है, इसके अलावा Xiaomi नंबर 2 पर आता है। और बात की जाए तो हमने सिर्फ एंड्रॉइड फोन कंपनीज के बारे में बात करी। अगर मैं एप्पल को इंक्लूड कर दूं तो वो सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है, और एप्पल देखा है तो फिर भी सैमसंग से नीचे ही रहेगा यहाँ पे। तो ये कुछ कंपनीज है जिन्होंने दुनिया भर के अंदर अपनी अपनी जगह बना रखी है। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है। लेकिन काफी सारे लोग पूछते थे कि दुनिया की ग्लोबल लिस्ट कभी बताइए कि कौन सी कंपनी नंबर 1 पर, कौन सी कंपनी नीचे आती है। तो वो हमने यहाँ पे बताने की कोशिश करी। उम्मीद करते कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वन में गुड बाय।